अपनी जुबान की तेज़ी उस माँ पे मत चलाओ जिसने तुम्हें बोलना सिखाया है। जो बेटियां होती हैं ना, बाप के बगैर नहीं रह सकती। बाप एक ऐसा शख्स है जिसके जूते से भी बेटी को मोहब्बत होती है। दहेज क्या है? अरे उस बाप से जाके पूछो जिसकी जमीन भी चली गई और बेटी भी। हमें ये गलत फहमी एक दिन ले डूबेगी। क्या जन्नत सिर्फ नमाज रोजा और हज से मिलेगी? इज्जत किया करो अपनी बहनों की, फिर चाहे वो छोटी हो या बड़ी, क्योंकि बहन हर किसी के नसीब में नहीं होती। अपनी माँ और बीवी दोनों को बेपनाह इज्जत दो, क्योंकि एक तुम्हें दुनिया में लाई और दूसरी सारी दुनिया छोड़कर तुम्हारे पास आई। किसी ने क्या खूब कहा है यारा, किसी के खुशी की वजह बनो तुम, दिल बड़ा रखो, क्योंकि हिसाब तुम्हारे कमाई का नहीं, तुम्हारे अमल का होगा उसके पास। क्योंकि देने से, मैंने तो अपनी लाइफ में कभी नहीं सुना कि कोई गरीब हुआ है। क्या आपने सुना है? जो बाप अपनी बेटी को स्कूल तक अकेले जाने नहीं देता था, वही बाप अपनी बेटी को एक दिन उम्र भर के लिए किसी अजनबी के हवाले कर देता है। औरत भले ही कितनी नाजुक और डरपोक क्यों ना हो, जब वो माँ के रूप में आती है तो सारी दुनिया से अकेले ही लड़ जाती है। मत करना गुरूर कभी अपने आप पर है इंसान, उसने तेरे जैसा न जाने कितने मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिए। माँ को तो हर औलाद बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन हर माँ को अच्छी औलाद नहीं मिलती। खुदा की कसम, माँ नहीं तो कुछ नहीं। ऐ मेरे खुदा, सबकी माँओं को सलामत रख। आपको जो मिला है उसका शुक्रिया करना सीखो। किसी के लिए वो भी एक सपना है। हर लड़का जिस्म नहीं मांगता प्यारी गुड़िया। कुछ अजीम माँओं के बेटे होते हैं जो आपके साथ निकाह के तलबगार हैं। गुलामी करेंगे तो सिर्फ अपने बाप की, वरना हम नवाब थे और हमेशा रहेंगे। प्यार करना और प्यार हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि उस प्यार को जिंदगी भर निभाना वो बहुत बड़ी बात है। घर जाकर बच्चों को खाना खिलाया होगा, बच्चों को क्या पता बाप ने कैसे कमाया होगा। न कागज न कलम न किताब से सीखा है, मैंने जिंदगी जीने का हुनर अपने बाप से सीखा है। 2 दिन घर से दूर जाके देखो यारा, तब पता चलेगा घर क्या होता है और माँ क्या होती है। जवानी में मरने का मज़ा ही अलग है। उनके भी आंसू आ जाते हैं जिनको हमसे नफरत होती है। बाप के बाद एक भाई ही होता है जो बाप का किरदार बखूबी निभाता है। 5 वाक्यांश आपके बच्चे को हमेशा याद रहेंगे। 1, मुझे तुम पर गर्व है। गहराई से हर बच्चा जानना चाहता है कि उसकी माँ और पिताजी को उन पर गर्व है। 2, गलतियां करना ठीक है, मैं उन्हें भी बनाता हूँ। ऐसा कहने से उन्हें असफलता के डर के बिना बढ़ने की आज़ादी मिलती है। 3, आप हमेशा मुझसे किसी भी बारे में बात कर सकते हैं। जब वे जानते हैं कि वे आपको कुछ भी बता सकते हैं तो वे हमेशा आपके पास पहले आएंगे। 4, मुझे तुम पर विश्वास। उन पर आपका विश्वास उन्हें याद दिलाता है कि कोशिश करना, असफल होना और फिर से प्रयास करने के लिए उठना ठीक है। 5, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कर सकते हैं जो मुझे आपसे प्यार करने से रोक देगा। कोई भी बच्चा वास्तव में चाहता है कि वह अपनी माँ और पिताजी से बिना शर्त प्यार करे। आज इन वाक्यांशों को कहें और वे उन्हें हमेशा याद रखेंगे। तुम नंगे ही आए थे, तुम नंगे ही रह जाओगे। आप कमजोर पहुंचे, आप कमजोर छोड़ देंगे। आप पैसे और चीजों के बिना आए थे, आप पैसे और चीजों के बिना भी छोड़ देंगे। यही जीवन है। तो इतना द्वेष, इतनी ईर्ष्या, इतनी घृणा, इतना आक्रोश और इतना स्वार्थ क्यों? सभी के प्रति दयालु रहें और अच्छे कर्म करें। पृथ्वी पर हमारे पास सीमित समय है, इसे अपनी व्यर्थता में बर्बाद मत करो। इसलिए यदि आप बदलने के लिए तैयार हैं तो विजेता टिप्पणी करें और मुझे पता चल जाएगा कि आप विजेता हैं। नीला आकाश, हरी भरी धरती, कलकल करती नदियां और चहचहाते पक्षी,
यही थी हमारी सुंदर पृथ्वी की पहचान। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक बालक रहता था। उसे प्रकृति से बहुत लगाव था। वह रोज सुबह उठकर अपने घर के पास लगे पेड़ों को पानी देता, फूलों से बातें करता और पक्षियों को दाना डालता। एक दिन उसने देखा कि गांव के बाहर पेड़ काटे जा रहे हैं, नाले सूख रहे हैं और लोग प्लास्टिक फैला रहे हैं। उसका दिल दुखी हो गया। तभी उसने ठान लिया वह कुछ करेगा। उसने स्कूल में एक पर्यावरण क्लब बनाया, पौधारोपण अभियान चलाया और लोगों को जागरूक करना शुरू किया। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। गांव फिर से हरा भरा हो गया। लोग प्रकृति का सम्मान करने लगे। आरव की मेहनत रंग लाई। हमारी पृथ्वी सुंदर है, लेकिन इसे सुंदर बनाए रखना हम सबका दायित्व है। जीवन का चक्र। शांति में एक धड़कन थी, एक छोटी सी रोशनी छुपी। गर्भ के अंधेरों में मैं था, न नाम न शब्द, बस सपना था। फिर रोशनी का पहला झटका। रोने लगा मैं, जीवन भक्का। नन्हे कदम, मुस्कान थी साथ, खिलती थी दुनिया हर दिन हर रात। युवा हुआ, सपने लिए, ऊने लगा मैं नई दिशा की ओर दिए। प्रेम, काम और चिंताओं का भार, पर जीवन था सुंदर, अपार। झुर्रियां लाईं यादों के फूल, समय ने लिखे गीत अनमोल। बचपन की हंसी गूंज उठी फिर से, पल बीत गए एक मीत जैसे। सांस रुकी पर डर न था, शांति थी बस प्यार था। रूह चली अपने घर के पास, जीवन का चक्र हुआ फिर से प्रकाश। अंत यही और यही आरंभ, जीवन एक गीत मधुर और शांत। एक पेंसिल की यात्रा। मैं एक पेंसिल हूं। मेरा जन्म एक फैक्ट्री में हुआ, जहां मुझे एक लकड़ी का शरीर और ग्रेफाइट का दिल दिया गया। फिर मुझे एक दुकान में भेज दिया गया। एक दिन एक छोटी सी लड़की की अपने पापा के साथ आई और मुझे खरीद लिया। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। रोज वो मुझे अपनी कॉपी में लिखने के लिए इस्तेमाल करती थी। कभी ड्राइंग बनाती, कभी कविता लिखती। मुझे उसके सपनों का हिस्सा बनकर अच्छा लगा। धीरे धीरे मैं छोटी होती गई, मेरा आकार कम होता गया। जब मैं इतनी छोटी हो गई कि पकड़ना मुश्किल हो गया, तो उसने मुझे धीरे से एक डिब्बे में रैन में आंक दिया। मैं सोचता था कि यह अंत है, लेकिन एक दिन उसने मुझे निकाला और एक कला परियोजना में मेरा अंतिम उपयोग किया, एक सुंदर फ्रेम के बॉर्डर में चिपका दिया। अब मैं हमेशा उसकी यादों का हिस्सा हूं। पर Journey of a bicycle. I am a bicycle. I was born in a factory. There I was, given a shiny color. My wheels were put on, and I got a new look. Then a shopkeeper put me in the shop. One day, a small child, I came with my father and bought me. He drives me every day to school, parks, and streets. I have a lot of fun. I talk to the wind with him and see new places. Slowly, that child grew up and left me to run. I lay in the corner, covered in dust. One day, a new child came. He cleaned me, fixed me, and started running again. Now I am running on the streets again. My life is also a cycle. New formation. Running, stopping, and then running again. I am a bicycle, and my journey continues. From silence to strength. The moment I felt the microphone in my hand, a wave of memories rushed over me, the years of silence, the nights spent in fear, and the mornings where hope felt like a distant dream. Standing on that stage, the applause of the crowd echoed around me, a stark contrast to the deafening quiet I had endured for so long. Each cheer was a reminder of the strength I had found within myself, the strength that had been buried under layers of doubt and pain. The journey to this moment was not a straight path but a winding road filled with obstacles that tested my resolve at every turn. It all began in a small town where whispers were louder than screams, and secrets were kept behind closed doors. For years, I wore a mask, pretending everything was fine while my world crumbled inside. I remember the night I decided enough was enough. It was a stormy evening, and as the lightning lit up the sky, I felt a spark ignite within me. That night, I vowed to reclaim my life, to turn my scars into stories of survival. The road to healing was not easy. I stumbled, I fell, but each time I rose stronger. Therapy sessions became my sanctuary, books my companions, and slowly, I pieced together the fragments of my broken self. As I shared my story with the audience, I saw tears in their eyes, a reflection of the pain they knew too well. But more than that, I saw hope, a flicker of light that promised brighter days.
I spoke of the power of community, of finding allies who uplift rather than undermine, and of the importance of self-love in the face of adversity. Each word was a testament to the resilience of the human spirit, a reminder that no matter how dark the night, the dawn always comes. I urged them to find their voice, to speak out against the injustices they faced, and most importantly, to believe in their worth. As I concluded my speech, the standing ovation was not just applause, it was a symphony of solidarity, a collective affirmation that we are never truly alone in our struggles. Walking off the stage, I felt lighter, as if a weight I had carried for so long had finally been lifted. In that moment, I realized that my story, once a chain that bound me, had become my wings. The lesson was clear: our past does not define us, but rather, it is our courage to confront it that shapes our future. And in sharing our stories, we not only heal ourselves but also pave the way for others to find their strength. From eviction to empowerment. The eviction notice slapped me in the face like an icy wind, and in that moment, I felt my entire world crumbling. My apartment, once a sanctuary, now felt like a ticking time bomb, and the pressure was suffocating. With only a few weeks to find a solution, desperation became my muse, driving me to revisit the sketchbook of ideas I'd discarded over the years. There was one concept that had always lingered in the back of my mind: customized, eco-friendly furniture made from upcycled materials. It was a passion project I dabbled in during weekends, but now it seemed like my only lifeline. Determined not to let this setback define me, I poured every ounce of energy into transforming my side hustle into something greater. I started with the few pieces I'd already crafted, photographing them and sharing them on social media with a story of resilience and creativity. To my surprise, the response was overwhelming. Orders started trickling in, growing faster than I could have imagined. Customers resonated with the idea of owning something unique, sustainable, and handcrafted with a story behind it. They weren't just buying furniture, they were buying a piece of my journey, my determination to rebuild from the ashes. As my business grew, so did my confidence. I learned to embrace the hustle, the late nights and the early mornings, fueled by the knowledge that I was creating not just a product, but a new chapter in my life. Each sale was a victory, a reminder that the eviction notice that once felt like an end was actually a beginning. My living room transformed into a bustling workshop, and eventually, I could afford a dedicated studio space. The eviction notice that had once filled me with dread became the catalyst for change, proving that sometimes the harshest challenges can ignite the brightest paths. The lesson was clear: adversity is often the seed of opportunity. What started as a desperate attempt to dodge eviction blossomed into a thriving enterprise that not only saved my home but redefined my purpose. I realized that when life corners you, it's not the end, it's your chance to pivot, to innovate, and to rise stronger. Now, every piece of furniture I create is a testament to resilience and creativity, a tangible reminder that sometimes, the road to success is paved with the stones of our greatest struggles. From layoff to loaves. The email notification popped up on my screen, and my heart sank as I read the word layoff. Suddenly, the familiar hum of the office around me seemed distant, almost like a scene from a movie where the protagonist's world unravels in slow motion. I felt like a ship adrift in a storm with no compass. But as I packed my things and walked out of the building, a small, persistent thought nudged its way into my mind: the smell of fresh bread baking, the joy of kneading dough, the dream I had quietly nurtured while working late nights and early mornings. For years, baking had been my escape, a secret passion that brought warmth and happiness to friends and family. That night, as I sat at my kitchen table surrounded by flour and recipes, the storm of uncertainty swirling around me began to calm. What if this was my chance to turn my passion into something more? The idea was terrifying yet exhilarating, like standing on the edge of a cliff with the wind urging me to leap. I decided to take the plunge, starting with small orders from neighbors and friends, each loaf and cake a testament to resilience and hope. Days turned into weeks, and my kitchen buzzed with activity. The aroma of cinnamon and vanilla filled my home and heart, gradually replacing the dread of unemployment with the sweet scent of possibility. Social media became my storefront, each post a glimpse into my world of sugar and spice. Orders started pouring in, and with each satisfied customer, my confidence grew. I wasn't just baking, I was building something meaningful, something that was mine. Looking back now, I realized that losing my job was the catalyst I needed to uncover my true calling. The lesson I learned was that sometimes, life forces you to pivot, to turn fear into fuel for your dreams. Success might not look like what you initially imagined, but when you embrace the unknown, you might just find yourself baking up a life richer and more fulfilling than you ever thought possible.